Hi friends, welcome back. Today we're going to study the chapter Charge, which is your Unit 6 in Intel Law. So, before starting, what is charge is the first question the students ask me. Okay, so let's discuss what is a charge. So, charge is nothing very, typical या कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है. चार्ज के लिए सिर्फ दो वर्ड सिंपल से याद रखने हैं. या तो ये इंटरेस्ट है या ये लियन है. नाउ लियन और इंटरेस्ट को समझने का सबसे सिंपल तरीका है मॉर्टगेज. सबको पता है किसी चीज को गिरवी रखना. जब हम किसी चीज को किसी को गिरवी रख देते हैं तो वो चीज एक तरह से हमारी नहीं रहती है, उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है. सो चार्ज इज अ इंटरेस्ट और लियन ऑन एनी एसेट ऑफ द कंपनी. जब कंपनी के एसेट्स पे चार्ज होता है दैट वी गोना फाइल इन CHG1 फॉर, and when it is a charge on debentures we file in for CHG9. Okay, so let's begin with the topic. The charge is nothing but a lien or interest on an asset which acts as a security. Like company एक security की तरह company एक security की form में एक charge बनाती है जो 3 forms में हो सकता है. या तो pledge हो सकता है, या hypothecation हो सकता है, या mortgage हो सकता है. किसी भी फॉर्म में कंपनी इस चार्ज को क्रिएट कर सकती है. अब क्वेश्चन निकल के आता है कि पूरा यूनिट 6 हम पढ़ रहे हैं चार्ज की रजिस्ट्रेशन पे, तो क्यों जरूरी है, व्हाई वी नीड टू रजिस्टर दिस चार्ज. क्योंकि जब हम चार्ज को रजिस्टर कर देते हैं तो वो एक पब्लिक डोमेन में आ जाता है. वो एक पब्लिक इंफॉर्मेशन की तरह एक्ट करता है जिससे हम मान के चलते हैं कि पता होना चाहिए. एक लास्ट टर्म्स में एक क्वेश्चन भी था कि जिसमें ये पूछा गया था कि एक बंदे ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, बाद में पता लगा उस पर चार्ज था, तो उसकी क्या गलती है. तो उसका आंसर ये था कि यस उसकी गलती है, बिकॉज चार्ज एक पब्लिक डोमेन में पब्लिक इंफॉर्मेशन की तरह प्रेजेंट कर दिया जाता है जिससे ये पता लग जाता है कंपनी ने क्या क्या बोरो किया है, किस किस से बोरो किया है. तो इसलिए चार्ज को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है. चार्ज रजिस्टर कैसे होता है वो हम डील करेंगे सेक्शन 77 में. अब क्वेश्चन आता है कि अगर हमने रजिस्टर नहीं कराया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. तो अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो पहला तो आपको सेक्शन 86 के अंदर फाइन लगेगा, विच इज लाइक 1 लाख टू 10 लाख की पेनल्टी कंपनी पे, प्लस 1 लाख फॉर डायरेक्टर्स जो भी डिफॉल्ट डायरेक्टर्स इन डिफॉल्ट हैं, साथ ही साथ उनको 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. उसके अलावा अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो वो जो बंदा है, जो होल्डर है, वो एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह एक्ट करेगा कंपनी के लिए. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है ना, फिर तो हम नहीं कराते चार्ज को रजिस्टर. सो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप चार्ज को रजिस्टर कराते हो या नहीं कराते, कंपनी की लायबिलिटी पूरी है चार्ज होल्डर को पैसा वापस देने की. तो जब पैसा वापस देना ही देना है तो इससे अच्छा तो हम लॉ को फॉलो करते हैं ना, हम उसको सेक्शन 77 से रजिस्टर कर लेते हैं. सो दैट वाज इट. ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक्स था. अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि चार्ज 2 तरीके के होता है, विच इज फिक्स्ड चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज. ये क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है. फिक्स्ड और फ्लोटिंग में क्या फर्क होता है. फिक्स्ड चार्ज का मतलब होता है कि ये फिक्स्ड है, ये डेफिनेट, मींस ये चार्ज जिस प्रॉपर्टी पे लगता है, जिस एसेट पे लगता है, वो डेफिनेट होती है. मींस कंपनी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकती या उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि माना जाता है कि ये फिक्स्ड प्रॉपर्टी अब चार्ज होल्डर की. Whereas इन फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, मोस्टली आप इन्वेंट्री के लिए बनाते हो. जितनी भी आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है प्रेजेंट में या फ्यूचर में ऐड हो सकती है, डिडक्ट हो सकती है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ इन्वेंट्री के लिए बनता है जिसमें चेंजेस आते रहते हैं. और इस केस में कंपनी सेल कर सकती है, उसको दे सकती है, कुछ भी कर सकती है उस प्रॉपर्टी के साथ, अनटिल एंड अनलेस चार्ज होल्डर को कोई इश्यू हो. जब तक चार्ज होल्डर कोई इश्यू नहीं क्रिएट कर रहा, यू आर फ्री टू डिस्पोज ऑफ इवन दैट एसेट चार्ज होल्डर की रजामंदी से. बट फिक्स्ड में आपका पर्टिकुलरली उसी डेफिनेट एसेट पे चार्ज क्रिएट होता है. आई होप इट इज क्लियर. इसके बाद एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है इस फ्लोटिंग चार्ज को कन्वर्ट करना फिक्स्ड चार्ज में. वो कब होगा, जब या तो चार्ज होल्डर ने लिक्विडेशन की डिमांड कर दी है, कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, किसी भी केस में जो ऐसा केस है जिसमें चार्ज होल्डर अपने राइट्स को मांगता है, वहां उसका फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड हो जाता है और कंपनी
उस प्रॉपर्टी को अब चार्ज होल्डर के बिना उसके साथ कुछ नहीं कर सकती, मीन्स ना उसको बेच सकती है ना उसमें कोई चेंजेस कर सकती है। ठीक है, सो दैट वाज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस। ये था व्हाट इज अ चार्ज। हमने पढ़ा इंटरेस्ट एंड लियन जो हम एक सिक्योरिटी की फॉर्म में क्रिएट करते हैं अपने एसेट्स पे। अगर कंपनी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करा रही है तो CHG 1, अगर डिबेंचर्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है तो CHG 9। वाई वी नीड टू रजिस्टर इट? बिकॉज चार्ज रजिस्टर कराने के बाद ROC के पास वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है, जिससे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे चार्ज लगा हुआ है, लियन लगा हुआ है और ये फ्री टू बाय नहीं है। अगर आप उसे खरीदते हो तो आप इस लियन के साथ, इस जिम्मेदारी के साथ उसे बाय करोगे। काइंड्स ऑफ चार्ज में हमने दो पढ़े, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड चार्ज जो डेफिनेट एसेट पे लगता है जिसमें कंपनी उस एसेट को डिस्पोज नहीं कर सकती, और फ्लोटिंग एक इन्वेंट्री बेस ऐसे फ्लक्चुएटिंग चार्ज पे लगता है जिसमें चेंज होता रहता है। नाउ वी गोना कम ऑन द टॉपिक हाउ टू रजिस्टर चार्जेस। अब इससे पहले मैंने एक टॉपिक हेडिंग बनाई है ओल्ड लॉ और न्यू लॉ। ये ओल्ड और न्यू 2020 के हिसाब से नहीं है, 2 नवंबर 2018 में ये लॉ की अमेंडमेंट आई थी। इसे ओल्ड और न्यू में सेग्रीगेट किया है ताकि आपको क्लियर रहे कि कहाँ पे कौन सा टाइमलाइन यूज करना है। जब हम ओल्ड लॉ की बात करेंगे तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज पे ये टाइमलाइंस लगेंगी जो पुराने लॉ में थी। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है हम सेक्शन 82 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप सब याद रखेंगे कि ओल्ड लॉ में सेटिस्फैक्शन की बात होगी, न्यू लॉ में चार्ज का क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, एसेट्स की रजिस्ट्रेशन सब कुछ नई लॉ की टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं सेक्शन 77। एंड नया और पुराने लॉ का डिफरेंस क्या है? जो चार्जेस बिफोर 2 नवंबर 2018 रजिस्टर हुए हैं उन पे ये ओल्ड लॉ लगेगा, और जो और ये याद रखना अगर 2 नवंबर 2018 का चार्ज आएगा तो आप न्यू लॉ यूज करेंगे, या आफ्टर 2 नवंबर 2018 हुए उन पे न्यू लॉ लगेगा। ठीक है, न्यू लॉ क्या कहता है कि आपको 30 डेज के अंदर ROC के पास चार्ज को रजिस्टर करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो नेक्स्ट 30 डेज में, नेक्स्ट 30 डेज मींस दिस प्लस दिस इक्वल टू 60 डेज, नेक्स्ट 30 डेज में एडिशनल फी के साथ आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। और अगर आप तब भी नहीं करवाते तो नेक्स्ट 60 डेज मींस इन टोटल फ्रॉम द डेट 120 डेज आपको एड वेलोरम फी, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, एड वेलोरम फी के साथ चार्ज रजिस्टर कराना होता है। व्हाट इज एड वेलोरम फी? ये एक वैल्यू एडिशन फी होती है, मींस अगर चार्ज की वैल्यू हाई है तो ये फी ज्यादा है, चार्ज की वैल्यू कम है तो ये फी कम है। अब ये 120 डे का जो लॉ है न्यू लॉ, ये क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेट्स के केस तीनों में लगता है। सिर्फ सेटिस्फैक्शन पे ओल्ड लॉ आएगा जो हम सेक्शन 82 में डिस्कस करेंगे। अब कंपनी कहती है कि अगर मैंने 120 दिन में भी चार्ज नहीं रजिस्टर किया, पहले लॉ कहता था आप कर सकते हो कंडीशंस की, अब लॉ क्या कहता है फिर तुम बाहर में जाओ, नहीं कराया अगर तुमने 120 दिन में रजिस्टर तो भाई अब तुम रजिस्टर नहीं करा सकते। और अगर तुमने रजिस्टर नहीं कराया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? सेक्शन 86 की पेनल्टी भी थी, अब तुम उसको। अब आते हैं सेटिस्फैक्शन पे, या वो कंपनीज जो 2 नवंबर 2018 में रजिस्टर पहले हो रखी है, उनके लिए क्या बोला गया कि जो 30 डेज है 30 डेज में रजिस्टर कराओ, नहीं कराते तो 300 डेज और है एडिशनल फी के साथ रजिस्टर कराने के, और अगर तब भी नहीं कराते तो इसके बाद भी आप इंफिनिटी तक सेटिस्फाई कर सकते हो चार्ज को, इंफिनिटी तक सेटिस्फाई कर सकते हो चार्ज को। लेकिन अगर CG सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करे, कब कब कंट्रोल करेगी? अगर एक्सीडेंटली आपसे हुआ हो, इनएडवर्टेंस के केस में हुआ, या जो भी आपसे गलती हुई है वो किसी भी तरह से आपके चार्ज होल्डर के प्रेजुडिस में नहीं। यही टाइमलाइंस आपके यूज होंगी जब आप चार्ज बिफोर 2 नवंबर 2018 कोई चार्ज है उसे रजिस्टर कराना चाहते हैं, और यही सेम 300 डेज की पेनल्टी यूज होगी जब आप सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज करना चाहते हो सेक्शन 82 में। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मींस कि जो आपका पैसा था जो आपने चार्ज के लिए देना था, इफेक्ट पे जो गिरवी रखा था वो आपने पे कर दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सेटिस्फैक्शन के लिए CHG 4 फॉर्म यूज होगा। आई विल गिव यू द नोट्स किस जगह कहाँ कौन सा फॉर्म यूज होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर कंपनी सेक्शन 77 में चार्ज रजिस्टर नहीं कराती तो क्या होगा?
तो हम कहते हैं लेट्स गो ऑन टू सेक्शन 78। यहाँ पे अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करा रही है तो चार्ज होल्डर की तो ड्यूटी, चार्ज होल्डर का तो फायदा है, वो कहेगा मैं रजिस्टर कराऊंगा। वो रजिस्ट्रार आरओसी के पास जाएगा और कहेगा कि जी मुझे चार्ज को रजिस्टर करना है। अब ऐसे क्या कर देगी, आज मैं आरओसी के पास जाऊं और कहूं कि मेरे से ना इंडसलैंड बैंक ने लोन ले रखा है, चार्ज क्रिएट कर दो, तो ऐसा थोड़ी कर देगी। कोई भी जाके किसी भी कंपनी का बोल सकता है। उस केस में कंपनी 14 डे नोटिस देगी कंपनी को। ये 14 डेज याद रखना, 14 डेज नोटिस देगी कंपनी को। और अगर कंपनी ने प्रॉपर रीजन नहीं दिया कि ये चार्ज क्यों नहीं रजिस्टर होना चाहिए, तो आरओसी 14 डेज के बाद उसे रजिस्टर कर देगी। क्लियर है? और जब सेटिस्फेक्शन का केस आता है तब भी क्या होगा, या तो चार्ज होल्डर नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देगा कि ठीक है जी मैंने, हाँ जी मेरा चार्ज सेटिस्फाई हो गया। अगर नहीं करता तो आरओसी कब रजिस्टर करेगा, जब वो होल्डर को 14 डेज नोटिस देगा कि जी आपको 14 दिन का नोटिस दे रहे हैं, बता दो कि आपका चार्ज सेटिस्फाई हो गया है। अगर हाँ तो ही हम सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर्ड करेंगे। दोनों जगह 14 डेज याद रखना है। ओल्ड लॉ के केस में जहाँ पे चार्ज बिफोर 2 नवंबर 2018 रजिस्टर है, वहाँ पे सेम टाइमलाइंस यूज होती हैं जो सेटिस्फेक्शन सेक्शन 82 में यूज होती है। इसके अलावा हमारे पास दो छोटे छोटे से सेक्शंस हैं जो क्या कहते हैं, ओके, जब सीजी कंडोन करेगा तो आप एक एप्लीकेशन दोगे CHG 8 में, जिसके साथ आप नो ड्यू लेटर दोगे, अपीयरेंस का दोगे और कुछ बेसिक चीजें दोगे। द लिस्ट इज गिवन इन द सेक्शन। अब हम आते हैं सेक्शन 81 और 85 पे। दोनों को साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सेक्शन 81 जो है वो रजिस्ट्रार की लाइबिलिटी है रजिस्टर मेंटेन करने की। कैसे करता है, MCA के साइट पे जाके आप जो रजिस्टर देखोगे, दैट इज जो लिस्ट देखोगे वो रजिस्ट्रार की मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट है। उसको कोई भी बंदा इंस्पेक्ट कर सकता है एक प्रिस्क्राइब फी दे। लेकिन सेक्शन 85 में कंपनी की ड्यूटी है रजिस्टर मेंटेन करने की चार्जेस का, जो वो CHG 7 में करती है। ये रजिस्टर 8 इयर्स तक मेंटेन होना चाहिए। याद रखना, MCQ का फेवरेट क्वेश्चन है, कितने टाइम तक ये प्रिजर्व रहना चाहिए, 8 साल तक। ठीक है, और इस पे कौन कौन साइन करेगा, या तो डायरेक्टर या सेक्रेटरी, ठीक है, या कोई ऑथोरिटीज रिप्रेजेंटेटिव जो ऑथोराइज्ड बंदा है बोर्ड की तरफ से, वो इस पे साइन कर सकता है। सो दैट वाज जस्ट बेसिक्स ऑल अबाउट द चार्ज। सेक्शन वाइज वी विल डू फ्रॉम वेयर एट, लेकिन आपको मेन जो चीजें याद रखनी है जो MCQ के लिए और आंसर्स में लिखने को आती है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन आ गया आपके पास, मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नवंबर 2018 से पहले चार्ज है या ऑन या आफ्टर है तो कौन सी टाइमलाइंस यूज करोगे। सेटिस्फैक्शन के केस में अगर आप 300 डेज से आगे जाते हो तो CG कब कंडोन कर सकता है, और CGH 8 की एप्लीकेशन दोगे जिसमें मेजर वर्ड्स याद रखने हैं, नो ड्यू लेटर जाएगा और एक अपीयरेंस की एप्लीकेशन जाएगी और वो बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी जाएगी जिसके थ्रू चार्ज क्रिएट हुआ है। दैट्स इट। कौन सा फॉर्म कब दिया जाता है ये मैं आपको नोट्स में दे दूंगी। सेक्शन 77 बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही सेक्शन 82 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।